नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के, एक इंडियन एक्सप्रेस से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे टाइम फॉर ए जॉइंट एक्सरसाइज इन स्पेस, हिंदू का ये आर्टिकल है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का प्रिसीजन फार्मिंग से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम एनजीओज में CSR फंडिंग वाले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। एनजीओज के बेसिक्स भी हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सबको ओणम की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे क्वेश्चन पूछूं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, ओणम क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? जैसे दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है आप सबको पता है। भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, लेकिन ओणम क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसके पीछे की स्टोरी देखो, ये है महाबली, जो वैसे तो देखो दानवों के राजा थे, डिमोन्स के किंग थे, लेकिन ना महाबली बहुत ज़्यादा दयालु थे, उदार थे, कंपैशनेट थे। इस वजह से जनता में ना उनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा थी। महाबली ने ना देवताओं को हरा के, गॉड्स को हरा के तीनों लोकों पे कब्जा कर लिया, इंक्लूडिंग स्वर्गलोक। अब इसके बाद क्या हुआ, देवता गए भगवान विष्णु के पास में कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया है, स्वर्गलोक पर भी डिमोन किंग महाबली का कब्जा हो गया है। भगवान विष्णु ने ना डिमोन किंग महाबली को हराने के लिए 5वां अवतार लिया, एक बोना ब्राह्मण वामन देव के फॉर्म में। बाद में वो बोना ब्राह्मण पहुंचा महाबली के दरबार में और महाबली ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। अब देखो वो ब्राह्मण था तो भगवान विष्णु का एक रूप, तो जैसे ही पूछा ना महाबली ने कि आपको क्या चाहिए, बोने ब्राह्मण वामन देव ने कहा मुझे ना 3 कदम लैंड चाहिए, मतलब मैं 3 कदम चलूंगा और जहां जहां मैं चलूंगा वो लैंड का टुकड़ा मुझे चाहिए, 3 पीसीज ऑफ लैंड। तो महाबली ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद ना बोने ब्राह्मण वामन देव ने अपना रूप बड़ा कर लिया। जैसे रामायण महाभारत में आपने देखा होगा, साइज बड़ा होने लगा बहुत ज्यादा। उनका साइज इतना बड़ा हो गया, 1 कदम वो चले तो स्वर्ग को कवर कर लिया, 1 कदम वो चले पूरी धरती को कवर कर लिया। अब तीसरा कदम कहां चले? तो तीसरा कदम चलने से पहले महाबली ने ना अपना सर आगे कर लिया और कहा कि आप ना तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। तो ऐसा ही किया गया, वामन देव के द्वारा तीसरा कदम महाबली के सर पर रखा गया और महाबली जो हैं वो पाताल लोक में धंस गए। तो भगवान विष्णु ना इससे महाबली के करेज से, बलिदान से काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने स्वर्ग लोक लौटा दिया देवताओं को और पाताल लोक दे दिया महाबली को, और महाबली को इजाजत दी गई कि आप हर साल अपने किंगडम में वापस लौट सकोगे। तो महाबली जब अपने किंगडम में वापस आते हैं ना, तो उसी की खुशी में ये ओणम सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर खास करके केरला में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस मौके पर पुकालम बनाया जाता है लोगों के द्वारा, फूलों से बना एक कारपेट होता है जिसे घर के सामने रखा जाता है ताकि महाबली का स्वागत किया जा सके। सद्या ये मील तैयार की जाती है जिसमें कई सारी वेजिटेबल्स की डिशेज होती हैं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हो। तो ये है ओणम का त्योहार। हमारी डाइवर्सिटी पे हमें गर्व है, और बेशक देखो ये कहानी मिथोलॉजी का पार्ट है, लेकिन फिर भी हमारे देश का कल्चर है जिसे हमें भली भांति से परिचित होना चाहिए। बात ये नहीं है कहानी सच है गलत है, बात ये है देश का कल्चर है और हमें इस पे गर्व है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल टाइम फॉर ए जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? इंडिया और यूएस की फोर्सेस के द्वारा अगले महीने यानी अक्टूबर में एक मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा उत्तराखंड के ओली में, और वो भी 10,000 फीट की ऊंचाई पर। ओली उत्तराखंड में जो जगह है LAC से यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 95 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस एक्सरसाइज से दोनों देशों का जो कॉमन एनिमी है चाइना, उसको एक कड़ा संदेश जाएगा। इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं अब समय आ चुका है इंडिया और यूएस मिलके एक जॉइंट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करें। इससे ना इंडिया को 3 फायदे होंगे। एक तो इंडिया की जो डिफेंस पार्टनरशिप है दूसरे देशों के साथ में, वो एक नए ऑर्बिट में भी ऑर्गेनाइज होने लगेगी, वो है स्पेस। दूसरा, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कॉमन एडवर्सरी को यानी चाइना को। तीसरा, और ज्यादा देश अट्रैक्ट होंगे क्वाड को ज्वाइन करने के लिए, मतलब वाइडर क्वाड। अभी क्वाड में 4 देश है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए।
तो और ज़्यादा देश सामने आएंगे क्वाड को ज्वाइन करने के लिए इंडिया और यूएसए के बीच जब स्पेस एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, क्योंकि दूसरे देशों को लगेगा क्वाड में शामिल होने के बहुत फायदे होंगे, जिसमें से है एक स्पेस में डिफेंस पार्टनरशिप। वैसे भी देखो इंडिया और यूएसए के बीच में एक जो इनिशिएटिव है ना, जिसका नाम है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी DTTI, इसमें स्पेस एक क्रिटिकल एरिया ऑफ कोऑपरेशन है। तो इस एरिया में और ज़्यादा कोऑपरेशन हो सकता है जब इंडिया और यूएसए मिल के स्पेस में एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। स्पेस अब एक मिलिट्री डोमेन है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, विभिन्न देशों के द्वारा इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। जैसे पहले यूएस का एग्जाम्पल दिया जाता है, यूएस ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ एयरफोर्स के अंतर्गत अलग से स्पेस फोर्स के तौर पे ब्रांच इस्टेब्लिश की। अभी वर्ल्ड में एकमात्र इंडिपेंडेंट स्पेस फोर्स है ये यूएसए की फोर्स है। इंडिया की बात करें, पहले तो देखो इंडिया में जो सिविलियन स्पेस एजेंसी है ना, इसरो, सारा स्पेस का काम इसरो के ही ज्यूरिडिक्शन में आता था। लेकिन 2019 में ना एक सक्सेसफुल टेस्ट इंडिया ने कंडक्ट किया जिसका नाम है एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, जिसको मिशन शक्ति का भी नाम दिया गया था। इस टेस्ट ने ना चीज़ों को बदल दिया। उसी साल इंडिया ने पहला सिमुलेटेड स्पेस वारफेयर एक्सरसाइज कंडक्ट की, चाइना की चुनौती को ध्यान में रखते हुए। देखो सिमुलेशन में क्या होता है, एक्चुअल में टेस्ट कंडक्ट नहीं किया जाता, एक्चुअल में टेस्ट तो कंप्यूटर के ऊपर ही कंडक्ट किया जाता है, लेकिन ठीक वैसी ही सिचुएशन की कॉपी की जाती है जैसा कि एक्चुअल में सिचुएशन होती है। जैसे बोलते नहीं कई बार सिमुलेटेड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया, मतलब एक्चुअल में नहीं किया गया, लेकिन ठीक वैसी ही कंडीशंस क्रिएट की गई, कॉपी की गई और कंप्यूटर पर वो टेस्ट कंडक्ट किया गया। इसके अलावा देखो इंडिया में ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA का भी गठन किया गया। गवर्नमेंट ने डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी का भी गठन किया। जैसे DRDO को काम दिया गया है ना ऐसे ऐसे हथियार और मिसाइल्स डेवलप करना, जिसकी सहायता से इंडिया की मिलिट्री देश को डिफेंड कर सके। उसी प्रकार से डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी ना स्पेस के एरिया में वेपन्स डेवलप करेगी ताकि इंडिया की मिलिट्री स्पेस में भी इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं लैंड, वाटर, एयर, साइबर डोमेन की तरह अब स्पेस भी एक रिकॉग्नाइज्ड मिलिट्री डोमेन है। इंडिया और यूएसए देखो लैंड, एयर और सी में तो जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करते ही हैं, जो चौथे डोमेन में भी जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जा सकती है। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो सबसे बेसिक चीज़ तो ये की जा सकती है दोनों देशों के द्वारा एक जॉइंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कंडक्ट करना। इंडिया की भी कैपेबिलिटी है स्पेस में सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में और यूएस की भी इसमें कैपेबिलिटी है, हालांकि यूएस की तो इंडिया से काफ़ी पहले है। तो दोनों ना ये जॉइंट एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं और वो भी सिमुलेशन की सहायता से। एक्चुअल में टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो डेब्रीज क्रिएट होंगी, कचरा क्रिएट होगा सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के बाद, लेकिन कंप्यूटर पर सिमुलेशन किया जा सकता है इस टेस्ट का। इसके बाद देखो धीरे धीरे दूसरे एरियाज में भी स्पेस मिलिट्री कोलैबोरेशन हो सकता है इंडिया और यूएसए के बीच में। जैसे एग्जांपल भी दिया जाता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स में क्या होता है, जैसे देखो एक तो आप मिसाइल लॉन्च कर रहे हो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन दूसरा एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ना फोकस कर दो उस टारगेट पर जिसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, जैसे लेज़र है, साउंड बीम है। इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा एनर्जी किसी पर्टिकुलर टारगेट पे फोकस करोगे ना तो वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये होते हैं डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। कोऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट टेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें देखो पहले एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, उसी ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट में टारगेट सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, मान लीजिए ये अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है चाइना का, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो पहले एक छोटा सा सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा इसी ऑर्बिट में, बाद में वो छोटा सा सैटेलाइट टकरा जाएगा टारगेट सैटेलाइट से। ये है को ऑर्बिटल एंटी सैटेलाइट टेस्ट। तो फर्दर ये टेस्ट भी इंडिया और यूएसए के द्वारा मिलकर कंडक्ट किए जा सकते हैं। देखो आज के समय में हर वो देश जिसका स्पेस में थोड़ा सा भी दम है ना, वो कोशिश कर रहा है स्पेस को मिलिट्री पर्सपेक्टिव से यूटिलाइज किया जाए। जैसे फ्रांस ने भी हाल ही में फर्स्ट स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की थी जिसका नाम रखा गया था एस्ट्रेक्स। चाइना तो बहुत तेजी से स्पेस में काम कर रहा है।
चाइना का लक्ष्य यह है 2024 तक मून पर एक परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश की जाए। इसके बाद ना राइटर आर्टिकल में कुछ कंसर्न्स बताते हैं, अगर ये सब कुछ होगा तो इसके कुछ रिपरकशंस भी होंगे, परिणाम भी होंगे। सबसे पहले जो हमारा ईस्टर्न नेबर है चाइना, वो इससे प्रोवोक हो सकता है अगर इंडिया और यूएस मिलकर स्पेस में टेस्ट कंडक्ट करते हैं। दूसरा, चाइना पर आरोप है कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी, स्पेस टेक्नोलॉजी भी चाइना पाकिस्तान को दे सकता है इंडिया के अगेंस्ट। तीसरा, कोर कमांडर्स की बातचीत जो चल रही है चाइना के साथ वो सस्पेंड हो सकती है। चौथा, वैसे देखो हम यूएस के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते, यूएस हमेशा अपने फायदे को देखता है, अपने फायदे को तो देखो हर एक देश देखता है, लेकिन कई बार यह साबित हुआ है यूएस एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। पांचवी चीज, इससे ना दूसरे देश भी स्पेस की मिलिटराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, मतलब स्पेस को मिलिट्री पर्सपेक्टिव से ज्यादा यूज करने लगेंगे। वैसे राइटर बोलते हैं देखो इंडिया एक्शन ले या फिर ना ले, वैसे भी विभिन्न देश तो स्पेस की मिलिटराइजेशन अभी कर ही रहे हैं। लेकिन देखो एक चीज ये है, चाइना 2049 आते आते अपनी मिलिट्री को ना वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता है, इसीलिए चाइना R&D पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है। ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। अभी ना स्पेस की मिलिटराइजेशन से संबंधित कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, जैसे अलग अलग देशों के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ना, इंडिया का नो फर्स्ट यूज का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, लेकिन स्पेस से संबंधित ऐसे कोई डॉक्ट्रिन्स नहीं है। यूएसए अपने पार्टनर कंट्रीज को बोल रहा है कि आप रूल्स ले डाउन कीजिए। चाइना और रशिया ने भी एक ड्राफ्ट बाइंडिंग ट्रीटी रिलीज की है अपने लिए, लेकिन आने वाले समय में कोई ना कोई ट्रीटी आ जाएगी स्पेस मिलिटराइजेशन से संबंधित। लेकिन उससे पहले वक्त है कि इंडिया और यूएस मिलके स्पेस के क्षेत्र में कोलैबोरेशन कर लें, क्योंकि वैसे भी देखो स्पेस में इतनी सारी एसेट्स हैं जो मॉडर्न इकोनॉमी की एक बुनियाद है। एक प्रकार से टेलीकॉम नेटवर्क की बात कर लीजिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब चल रहे हैं स्पेस एसेट्स की बदौलत। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया स्पेस मिलिटराइजेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्रिसीजन फार्मिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, बोलते नहीं कि टारगेट को प्रिसाइजली हिट किया है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हिट किया है। प्रिसाइजली गेंद वहीं पर गई जहां पे टारगेट था, ऐसे बोलते हैं ना। तो एग्रीकल्चर के संदर्भ में जो प्रिसीजन फार्मिंग है इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं, आप समझ जाओगे। देखो मान लो ये खेत है इतना, अब देखो खेत का ये हिस्सा है, यहां पे मान लीजिए यूरिया ज़्यादा चाहिए, जो पीके हैं यानी पोटेशियम और फॉस्फोरस वो तो हैं, लेकिन एन की क्वांटिटी कम है तो यूरिया ज़्यादा चाहिए इस खेत के इस हिस्से में। लेकिन ये दूसरा हिस्सा है, यहां पे एन की क्वांटिटी ज़्यादा है, मान लीजिए पी और के की क्वांटिटी कम है, तो दूसरे फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से खेत में अलग अलग हिस्सों में फर्टिलाइजर्स की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा चाहिए। लेकिन आमतौर पे किसान करते क्या हैं, पूरे खेत को एक ही तरह ट्रीट करते हैं, मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, ये नहीं देखते कहाँ पे कौन से फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है। सेम चीज़ देखो पानी के मामले में भी लागू होती है। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा चाहिए, कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे पानी कम चाहिए, लेकिन कई बार किसान आवश्यकता से ज़्यादा पानी दे देते हैं, पूरे के पूरे खेत को उतना पानी चाहिए ही नहीं होता है, उससे ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो प्रिसीजन फार्मिंग में क्या होगा, जहां पे जिस इनपुट की जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतना इनपुट दिया जाएगा, एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे दिया जाएगा जहां पे जरूरत है और एग्जैक्टली सही समय पर दिया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि आज के समय में ना किस समय बीज बोए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि खेती कैसे, हार्वेस्ट कैसे होगी, फसल कैसे ग्रो होगी, कितनी पैदावार होगी। लेकिन कई बार ना किसान ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते किस समय बीज बोने चाहिए। लेकिन प्रिसीजन फार्मिंग में ना ये सारी चीजें होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगी कि बिल्कुल सही समय पर, ये सही समय है बीजों को बोने का, किसानों को बिल्कुल सही इनपुट मिलेगी। और खेतों की मिट्टी का एनालिसिस होगा, खेत के हर एक खेत को ना ग्रिड में डिवाइड कर दिया जाएगा
और हर एक ग्रिड की मिट्टी का एनालिसिस होगा लेबोरेटरी में, और उसी हिसाब से फिर उस ग्रिड के लिए इनपुट्स दी जाएंगी कि इस ग्रिड के लिए, खेत के इस हिस्से के लिए इतना पानी चाहिए, इतना फर्टिलाइजर चाहिए, इतना इंसेक्टिसाइड चाहिए, सब कुछ प्रिसाइजली होगा। तो इस प्रकार से प्रिसीजन फार्मिंग के ना बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं आर्टिकल की तरफ। क्या कहा जाता है आर्टिकल में? शुरुआत में तो देखो बेसिक बातें बोली जाती हैं, जैसे वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट एरेबल लैंड यानी खेती योग्य लैंड इंडिया में ही है, 155 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा। 2019 में एग्रीकल्चर सेक्टर ने 19 लाख करोड़ का बिजनेस जनरेट किया। मतलब 2019 में एग्रीकल्चर सेक्टर का देश में इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 18% था। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन बावजूद इसके हमारा देश का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे लो प्रोडक्टिविटी, अन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग साइज, खेत बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, छोटे और मंझले किसानों की संख्या ज़्यादा है हमारे देश में, सब ऑप्टिमल इनपुट यूज एफिशिएंसी, जितनी इनपुट दी जाती है ना खेती में उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, एफिशिएंसी बहुत कम है। हाई बायोटिक लॉसेस, बायोटिक लॉसेस मतलब जैसे देखो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब फसलों को कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं ना, तो इसे बोला जाता है बायोटिक लॉस। और लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन मतलब मशीनों का इस्तेमाल बहुत कम होता है खेती में। ये सब दिखते हैं मेन आज के समय में हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में क्वेश्चन आता है मेंस में, टेक्निकल डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज एन अप्रोच वेयर इनपुट्स आर यूटिलाइज्ड इन प्रिसाइज अमाउंट, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट में इनपुट्स का यूटिलाइजेशन होता है, जितनी इनपुट चाहिए, जितना पानी चाहिए उतना, ज़्यादा नहीं, जितना फर्टिलाइजर चाहिए उतना ही, जिस क्वांटिटी में, जिस कॉम्बिनेशन में उतना ही, कंपेयर टू ट्रेडिशनल कल्टीवेशन टेक्निक जिसमें भर भर के पानी या फिर फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो जाता है बिना सोचे समझे कि जमीन को कितना फर्टिलाइजर या फिर पानी चाहिए। फायदा क्या होगा प्रिसीजन फार्मिंग का? बेनिफिट्स तो देखो काफ़ी सारे होंगे, अभी डिटेल में आएंगे, लेकिन एक चीज़, प्रिसीजन फार्मिंग में ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है प्रिसीजन फार्मिंग में। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लीजिए खेत है, खेत को 4 हिस्से में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रिड में, हर एक ग्रिड की सैंपलिंग की गई है, मिट्टी को लिया गया, लैब में भेजा गया, एनालिसिस किया गया, पता लग गया कौन से हिस्से में, कौन से ग्रिड में कितना पानी या फिर फर्टिलाइजर का कॉम्बिनेशन चाहिए, कितना इंसेक्टिसाइड चाहिए, मिट्टी कैसी है, कौन से ग्रिड में। अब देखो ना, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो ना इनपुट की फ्लो को रेगुलेट करेंगे। मान लीजिए पानी का छिड़काव करने वाला कोई इक्विपमेंट है, अब वो खेत के इस हिस्से में पहुंचेगा ना तो कम पानी रिलीज हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब उसी इक्विपमेंट की ना जीपीएस ट्रैकिंग होगी, जब वो इक्विपमेंट इस हिस्से में पहुंचेगा तो आवश्यकता के अनुसार इनपुट रिलीज होगी, यानी जितना पानी चाहिए उतना रिलीज होगा, उस रेट से रिलीज होगा। उसी प्रकार से चूंकि उस डिवाइस को जीपीएस ट्रैक कर रहा होगा तो खेत के इस ग्रिड में पहुंचेगा तो उतना ही इनपुट रिलीज किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल उतना ही पानी रिलीज किया जाएगा जितनी आवश्यकता है। तो इस इनपुट के रिलीज को रेगुलेट करना कहते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजीज। जितना इनपुट चाहिए उतना ही रिलीज होगा, इक्विपमेंट से ज्यादा न कम। ईल्ड मॉनिटर मतलब हर एक ग्रिड में ईल्ड को ना मॉनिटर किया जाएगा। जब फसल की कटाव होगी ना, मतलब हार्वेस्टिंग होगी, काटी जाएगी जब फसल, तो उस समय मॉनिटरिंग की जाएगी, खेत के इस हिस्से में इतनी फसल आई है, फिर उस डेटा का फर्दर इस्तेमाल किया जाएगा बाद में पैदावार को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा देखो सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खेत के ऊपर सेंसर लगे हैं फॉर एग्जांपल ड्रोन में, तो वो ना ऊपर से खेत को बहुत बढ़िया ढंग से सेंस कर लेते हैं और इससे खेत में जो प्रॉब्लम्स है ना उनको ज़्यादा अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोक्सीमेट सेंसर्स। इन छोटे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जब देखो मिट्टी के ऊपर ट्रैक्टर चलेगा ना तो सोइल की पैरामीटर्स और क्रॉप की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए इन छोटे छोटे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो बात करते हैं इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग के। बेनिफिट्स तो इजी हैं, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इनपुट्स
का अंधाधुंध इस्तेमाल कम होगा, इससे सोइल डिग्रेडेशन भी बचेगा और इनपुट्स का इस्तेमाल कम होगा तो किसानों के पैसे बचेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, पानी बचेगा। वाटर का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है लेकिन सोच समझ के होगा तो पानी का वेस्टेज रुकेगा, जॉब क्रिएशन ज़्यादा होगा अगर नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होगा फार्मिंग सेक्टर में, तो ये सारे फायदे होंगे। चैलेंजेस क्या है? हाई कॉस्ट, इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स किसान यूज़ नहीं कर सकेंगे, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और नॉलेज का अभाव किसानों में। नेक्स्ट, खेतों का साइज छोटा छोटा है, इतने छोटे छोटे साइज में इतनी बढ़िया बढ़िया और बड़ी बड़ी महंगी महंगी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल संभव नहीं है अच्छे से। इसके बाद सरकार ने क्या किया है एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2021 से लेकर 2025, इस इनिशिएटिव का एम ये है कई सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ड्रोन, ताकि सेक्टर में ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव की जा सके। अभी इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ये काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोइंग ऐप डेवलप की जा सके जो कि किसानों को बताए किस समय बीज बोने हैं। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया किस समय बीज बोए जाते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तय करता है कि फसल की पैदावार कैसी होगी। इसके बाद नीति आयोग ने ना IBM के साथ पार्टनरशिप की थी क्रॉप यील्ड प्रोडक्शन मॉडल को डेवलप करने के लिए। इससे क्या होगा, रियल टाइम बेसिस पे किसानों को एडवाइजरी प्रोवाइड की जा सकेगी कि आप फसल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये कदम उठाइए, सोइल यील्ड को इंक्रीज कीजिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स को कंट्रोल कीजिए, ये सब। इसके बाद नेक्स्ट है जिसका नाम आप आंसर्स में लिख सकते हो, सेंस एग्री, सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। ये प्रोजेक्ट कैरी आउट किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के द्वारा 6 पार्टनर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा मिलकर ड्रोन बेस्ड क्रॉप एंड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना यूजिंग रिमोट सेंसर्स, ये मकसद है इस प्रोजेक्ट का। लास्ट में फाइनल वर्ड्स राइटर ये देते हैं, देखो धीरे धीरे इंडिया में प्रिसीजन फार्मिंग लाया जा सकता है। आज के समय में तो बात सच है, ज़्यादा वायबल है नहीं, बट धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ना हमारे देश के फार्मर्स इस्तेमाल कर सकें, ऐसे सरकार को कोशिश करनी चाहिए। अभी के लिए जुडिशियल वाटर का इस्तेमाल होना चाहिए, जितना पानी जहां आवश्यकता है सिंचाई के लिए उतना ही पानी यूज़ किया जाए, क्रॉप पैटर्न अच्छा हो, जहां पानी की कमी है वहां पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ना उगाया जाए। इन छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की जा सकती है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इवॉल्विंग रोल ऑफ CSR इन फंडिंग NGOs से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना पॉइंट एक ही निकल के आता है जिसको ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। CSR का कंसेप्ट आपको पता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कंपनीज जो एक निश्चित क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, उनके अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% उन्हें सोशल एक्टिविटीज़ में खर्च करना होता है। कई बार तो ऐसी कंपनीज CSR का पैसा खुद ही खर्च करती हैं एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, लेकिन कई बार ना वो कंपनीज जिनको CSR के तहत पैसा खर्च करना होता है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, वो NGOs को पैसा दे देती हैं कि आप पैसा खर्च कीजिए। अब देखो एक CSR रूल है, रूल ये है जितना पैसा आपको CSR के थ्रू मिल रहा है ना, सिर्फ उसमें से 5%, मान लीजिए 100 करोड़ मिला किसी NGO को, तो इसमें सिर्फ 5 करोड़ रुपए वो NGO अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर खर्च कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब NGO में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देनी है, कुछ भी हो वो सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आता है। सिर्फ 5% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर खर्च किया जा सकता है। लेकिन राइटर कहते हैं कई बार ना ये सफिशिएंट नहीं होता, NGO में ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने पर बहुत पैसा लग जाता है, उस पर ये कंपनीज ध्यान नहीं देती और बहुत बार NGOs का जो बिल है वो कंपनीज के ऊपर बकाया रह जाता है। उनको CSR के रूल्स का पालन करना होता है, इसलिए वो ज़्यादा पैसा फिर देते नहीं है NGOs को, क्योंकि उनका रूल्स का वायलेशन होता है। ये चीज़ गलत है। राइटर के अनुसार एक सर्वे किया था, उससे ये पता लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे 5 से लेकर 55% के बीच में खर्चा आता है, लेकिन CSR रूल्स के अनुसार मुमकिन नहीं है इतना खर्च करना एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर। तो बहुत बार आउटकम भी प्रभावित हो जाती हैं। जिस प्रोग्राम के लिए कंपनी ने पैसा दिया है ना, उस प्रोग्राम की आउटकम भी प्रभावित हो जाती है, क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ पे पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हो। तो इसी पॉइंट को बढ़ा चढ़ा के राइटर बताते हैं। अब देखो NGOs के कुछ बेसिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि NGOs आपका पूरा कंप्लीट ही हो जाए।
एनजीओ की डेफिनेशन क्या है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से? ये देखो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करती है जिससे गरीब लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रमोट हों, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो, सोशल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं एनजीओज और डेवलपमेंट के कामों को करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। जो जो काम मेनली एनजीओज के द्वारा किए जाते हैं उन कामों को लिख दिया गया है डेफिनेशन में। एनजीओ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? संविधान का आर्टिकल 19 सेक्शन 1C ये अलाउ करता है कोई भी पर्सन कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है। आर्टिकल 43 ये जो आर्टिकल है ये रूरल एरियाज में कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने की बात करता है। और ये जो डोमेन है ना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ये कंटेंट लिस्ट में आता है। एनजीओज के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एनजीओज को इंडिया में देखो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: सोसाइटीज़, चैरिटेबल कंपनीज एंड ट्रस्ट। सोसाइटीज़ को रजिस्टर करना होता है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 में। चैरिटेबल कॉरपोरेशंस जो हैं इनको फॉर्म किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत। इसके बाद ट्रस्ट की बात करें, जो ये प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं ये रजिस्टर्ड होते हैं इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत। तो ये तो हमने बात की एनजीओज के रजिस्ट्रेशन की। रोल क्या है एनजीओज का? देखो ये सरकार की मदद करते हैं वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, और एनजीओज ना एक लिंक का काम करते हैं सरकार और यूजर्स के बीच में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सरकार की स्कीम्स की जानकारी नहीं होती, जानकारी भी होती है तो पता नहीं होता कैसे उन स्कीम्स का लाभ लेना है। तो इस संदर्भ में एनजीओज जो हैं वो जनता की मदद करते हैं। दूसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो एनजीओज कई बहुत सारी रिसर्च कैरी आउट करते हैं और उस रिसर्च का जो रिजल्ट निकलता है वो सरकार को बताते हैं कि देखो आप जो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो उसमें कमियां हैं, आप ऐसे मत इंप्लीमेंट कीजिए। हमने अपनी रिसर्च में पाया है जिस प्रकार से आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उससे तो बहुत कम लोगों को स्कीम का लाभ हो रहा है। और दूसरा देखो बहुत बार एनजीओज लोकल लेवल पे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, फाइटिंग सोशल एविल्स एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। जो सोशल कुरीतियां हैं ना समाज में, जैसे महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस होता है उसको रोकने के लिए बहुत सारे एनजीओज हैं। मैन के अगेंस्ट वायलेंस होता है घर में, उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे भी एनजीओज पहुँच जाते हैं पुलिस के अगेंस्ट प्रदर्शन करने के लिए। नेक्स्ट, रीजनल ग्रोथ। बहुत बार देखो एनजीओज वहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती है या फिर गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं वो इनएडिक्वेट हैं, अपर्याप्त हैं। यहाँ पर भी देखो नीचे लिखा हुआ है वर्क इन एरियाज वेयर स्टेट सर्विसेज आर इनसफिशिएंट। जैसे सरकार कई बार सबको एजुकेशन नहीं दे पाती तो एनजीओज आगे आते हैं अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो सरकार जब हेल्प नहीं कर पाती तब एनजीओज हेल्प करते हैं। ये तो बेसिक देखो रोल सा है। उसके बाद चैलेंजेस, एनजीओज क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? करप्शन एंड मिसयूज ऑफ फंड्स। बहुत सारे जो एनजीओज देखो ऐसे हैं सरकार से या फिर किसी दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप से, कल हमने डिस्कस किया था ना सीएसआर के थ्रू पैसा हासिल कर लेते हैं लेकिन उस पैसे का मिसयूज करते हैं। यूज कर लिया अपने लिए, बोल दिया कि हमने जनता पर खर्च कर दिया है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोफेशनली ट्रेंड प्रोफेशनल। एनजीओ में देखो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो पर्सनल काम करते हैं ना वो ट्रेंड नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता कैसे पैसे को यूटिलाइज करना है, कैसे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज। एनजीओज देखो ज़्यादा अर्बन एरियाज में काम करते हैं जबकि आवश्यकता ज़्यादा रूरल एरिया में होती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ वॉलंटरिज्म सोशल वर्क अमंग यूथ। देखो आज के समय में ना हमारे देश में ना बहुत कम यूथ ऐसे हैं जो वॉलंटियर बन के किसी एनजीओ में या फिर किसी दूसरी जगह पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। लोग एनजीओ में भी आज के समय में ना जॉब ज़्यादा तलाशते हैं कि जॉब मिल जाए। आप किसी से पूछोगे मैं अभी किसी एनजीओ में काम कर रहा हूँ, फ्री में नहीं पैसा लेकर, जो कि देखो वैसे उनके पर्सपेक्टिव से ठीक भी है कि उनको तो जॉब मिली है, सबको पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसे लोगों की हम बात कर रहे हैं जो कहीं और जॉब कर रहे हैं, उनको तो कम से कम वॉलंटियर बन के काम करना चाहिए ना एनजीओज में, जिनके ऑलरेडी किसी दूसरे सेक्टर में जॉब्स हैं। उसके बाद लैक ऑफ फंड्स। एनजीओज को देखो फंड नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से फंड मिलता है, तो बहुत सारे एनजीओज जो है ना खुल तो जाते हैं, ठंडे बस्ते में रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। गेनिंग मोमेंटम फॉर सिविक इनिशिएटिव्स इज डिफिकल्ट। काम करना देखो सिटीजन्स के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से वही बात, एनजीओज ओपन तो हो जाते हैं लेकिन मोमेंटम गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है।
इसके बाद देखो कुछ केस स्टडीज़ हैं जब एनजीओज़ का अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला। जैसे केरला में शस्त्र साहित्य परिषद है, बहुत बड़ा एनजीओ है जो कि स्टेट में 100% लिटरेसी रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यूँ तो नहीं कह सकते सिर्फ ये एनजीओ रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया केरला में लिटरेसी रेट इंक्रीज़ करने में। केरला शस्त्र साहित्य परिषद, ये एक केस स्टडी है जो आप लिख सकते हो। मुंबई में एनजीओज़ हैं जैसे युवा स्पार्क, इन्होंने गरीब लोगों के इंटरेस्ट को सिक्योर करने में काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे झोपड़ी टूट रही थी उसको डिमोलिश होने से बचाया। और बहुत सारे एनजीओज़ ऐसे हैं जिन्होंने ट्राइबल्स की और माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठाई। जैसे वेदांता वर्सेस पोस्को केस में बहुत सारे एनजीओ सामने आए ट्राइबल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान सुनामी आ गई थी 2004 में, तो एनजीओज़ ने काफ़ी अच्छा काम किया रिहेबिलिटेशन में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, ये नेक्स्ट पॉइंट है। एनजीओज़ हेल्प कर सकते हैं ग्लोबल डील्स लाने में, ताकि हमारे देश में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको एड्रेस किया जा सके। ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा होता है उसे एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग हेल्थ एंड लाइफ, बहुत सारे एनजीओज़ हैं जिन्होंने इवन कोविड-19 के दौरान कितना अच्छा काम किया। सरकार तो देखो सेकेंड वेव के दौरान जैसे फेल सी हो गई थी, तो उस समय एनजीओ समेत कुछ दूसरे जो लोग हैं वो एंजल बन के सामने आए और बहुत सारे लोगों की जानें बचाई। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। बचपन बचाओ आंदोलन जो चाइल्ड्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। कोविड-19 के दौरान ये देखो स्पेसिफिकली बताया गया है क्या क्या अच्छा काम किया। जैसे सरकार जहाँ पे नहीं पहुँच की थी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जैसे फूड इत्यादि, वहाँ पे एनजीओज़ पहुँचे। मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने में एनजीओज़ ने मदद की और लोकल कम्युनिटीज़ को सपोर्ट किया, इकोनॉमिक रिलीफ प्रोवाइड की। मेंस में इस बार में पूछा जा सकता है कि इस बार के कोविड-19 की महामारी में एनजीओज़ का क्या रोल रहा, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स को डिप्लॉय किया, पीपी किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया हॉटस्पॉट्स मेंटेन करने में, और इन्फॉर्मेशन फैलाई ज़्यादा से ज़्यादा कि कोविड-19 से कैसे निपटा जा सकता है। अभी बहुत सारे एनजीओज़ ऐसे हैं जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकली हमने बात की कि कोविड-19 के दौरान एनजीओज़ का कैसे रोल रहा। इसके बाद कुछ ऐसे स्टेप्स जो सरकार के द्वारा लिए जा सकते हैं एनजीओज़ की वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले इफेक्टिव मॉनिटरिंग, सरकार कमीशंस ऑफ इंक्वायरी या फिर कमेटीज़ अपॉइंट कर सकती हैं ताकि एनजीओज़ की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो है उसको मॉनिटर किया जा सके। कोऑपरेटिव अप्रोच, एनजीओज़ को देखो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स इन सब के साथ मिल के काम करना चाहिए। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रिमोट रीजन्स, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा एनजीओज़ काम करते हैं जैसा हमने डिस्कस किया, जबकि रूरल एरियाज़ में आवश्यकता ज़्यादा है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, एनजीओज़ देखो जो लेटेस्ट अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है ना उनका इस्तेमाल कर सकते हैं फंड्स रेज करने के लिए। काफ़ी सारे एड्स भी आप देखते हो यूट्यूब पे फंड्स जनरेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपलोड एनजीओज़ कंट्रीब्यूशन, अगर देखो एनजीओज़ अच्छा काम करते हैं ना तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। जब भी देखो आप जीवन में कहीं पर देखो ना कोई पर्सन अच्छा काम कर रहा है उसको ज़रूर अप्रिशिएट करो, उसको ऐसे लोगों को मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि और भी लोग जागरूक हों और भी लोग उत्साहित हों ऐसा काम करने के लिए। नेगेटिविटी जो होती है ना उसकी लोग बुराई तो करते हैं, अच्छी चीज़ की तारीफ कम होती है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो एनजीओज़ की लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी को लेके भी कंसर्न्स हैं। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हर 600 लोगों के पीछे एक एनजीओ है, लेकिन बहुत सारे एनजीओज़ हैं हमारे देश में जिनमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2017 में कि 30 लाख जो एनजीओज़ हैं ना उनका ऑडिट कंडक्ट किया जाए, लेकिन देखो हमारे देश में सिर्फ 10% एनजीओज़ ऐसे हैं जो एनुअल इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, ये सीबीआई का कहना है। और बहुत सारे एनजीओज़ तो ऐसे हैं फॉरेन फंडेड जिन पर आरोप ये लगता है कि वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ में संलिप्त होते हैं, मतलब देश विरोधी एक्टिविटीज़ में पैसा लेके वो देश के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं।